हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो से जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो चरण है, प्रथम चरण में हमने मत्स्य संघ की स्थापना देखी, द्वितीय चरण में 9 रियासतें, तृतीय चरण में केवल 1 रियासत सम्मिलित होती है, उदयपुर। इस प्रकार चौथा चरण अस्तित्व में आता है और उसका नाम दोस्तों है बृहद या विशाल राजस्थान। बृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान। 30 मार्च 1949 को इसकी विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। 30 मार्च 1949। आपको याद होगा दोस्तों, राजस्थान दिवस हम मनाते हैं 30 मार्च 1949 को। तो उसका यही कारण है कि इस दिन राजस्थान दिवस बनाने का कारण जो है वो यही है कि यहाँ बृहद या विशाल राजस्थान का उद्घाटन हुआ। और ये दिन दोस्तों था नव संवत्सर। नव संवत्सर क्या होता है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर कहते हैं। तो इस दिन यह इसका उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन श्री पटेल महोदय द्वारा करवाया गया। वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने जयपुर आकर के इस जो चरण है इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया। 10 रियासतें दोस्तों हम देख चुके हैं, पहले सम्मिलित हो गई थी, 9 दूसरे चरण में और 1 उदयपुर तीसरे चरण में। तो इस प्रकार 4 रियासतें यहाँ सम्मिलित होती हैं। JBJJ या JJJB जैसे भी आप याद रखना चाहें। जे का मतलब है यहाँ जयपुर। जयपुर के शासक थे मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय ने 2 शर्तें रखी दोस्तों, एक तो राजधानी जयपुर हो और उन्हें राजप्रमुख बनाया जाए आजीवन। वही भोपाल सिंह जी वाली शर्तें सरकार ने मान ली और इस प्रकार जयपुर सहमत हो गए। फिर बीकानेर है, वो पृथक स्टेट की मांग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके सम्मिलित होने के कारण उन्हें भी सम्मिलित होना पड़ा। और जोधपुर जो सबसे बड़ी रियासत है हनुमान सिंह जी के नेतृत्व में, तो यह सम्मिलित होती है। और एक जैसलमेर। जोधपुर दोस्तों सबसे बड़ी रियासत थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे छोटी क्षेत्रफल में शाहपुरा, सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे पुरानी मेवाड़ और सबसे नवीनतम झालावाड़, और मुस्लिम जो रियासत है वो थी टोंक। तो एक बार यहाँ पर हमें वहाँ जो माहौल था उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। उस समय समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह बार बार मांग कर रही थी कि राजस्थान का एकीकरण कर दिया जाए, सभी रियासतों को शामिल कर दिया जाए। तो किसके नेतृत्व में हुआ ये? राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने एक समिति बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति, और इस कार्य को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में VT कृष्णामाचारी जो कि जयपुर से संबंधित थे, उन्होंने एक शब्द उनका प्रचलित है, राजपूत हेजेमनी। तो ये जो शब्द है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उनका ये कहना था कि राज्य में उस समय 19 रियासतें थी और 19 में से 16 रियासतें राजपूतों के पास थी, 2 रियासतें जाट जो वंश है उनके पास थी, भरतपुर और धौलपुर। एक जो रियासत है वो मुस्लिम रियासत थी। तो उनका कहना था कि यदि ऐसे एकीकरण होता है तो राजपूतों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ एक शब्द काम में लिया, राजपूत हेजेमनी। इस प्रकार कांग्रेस दोस्तों रूलिंग पार्टी थी और रूलिंग पार्टी होने के कारण वो अदर जो दूसरी पार्टियां थी तो उनको ये श्रेय नहीं देना चाहती थी कि वो एकीकरण करवाएं। तो पटेल जी ने उदयपुर से घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि जयपुर, बीकानेर और जोधपुर सम्मिलित हो रहे हैं राजस्थान में। और ये घोषणा की गई 14 जनवरी 1949 को। कहाँ की गई दोस्तों? उदयपुर में। और इस प्रकार से जो ये मांग कर रहे थे आम जनता, तो उनकी ये मांग पूरी होती है और बहुत प्रसन्न हुए सब। इस प्रकार जो हीरालाल शास्त्री हैं उन्हें बनाया गया यहाँ का प्रधानमंत्री बृहद राजस्थान का। और उद्घाटन इसका किया वल्लभ भाई पटेल ने। उद्घाटन दोस्तों प्रथम 2 चरणों का गौडगिल महोदय ने, जो कि हमारे लोक कल्याण और खनन आदि विभागों के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तीसरे चरण में हमने उद्घाटन करवाया जवाहरलाल नेहरू जी से, क्योंकि भोपाल सिंह जी का सम्मान करना था। और चौथा चरण बहुत मजबूती से संभालना था, इसलिए वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया।
मान सिंह द्वितीय को जैसे कि मैंने कहा उनकी शर्त मान ली गई और राज प्रमुख बना दिया गया। भूपाल सिंह जी है, उनको राज प्रमुख पहले बना चुके थे। यहाँ एक समस्या खड़ी हुई, तो इसका उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक तरकीब निकाली कि भूपाल सिंह जी को एक नया पद दिया गया, महाराज प्रमुख। तो एकमात्र सभी 7 चरणों में एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया, और वो थे भूपाल सिंह उदयपुर। हनुमंत सिंह दोस्तों जोधपुर के शासक, और भीम सिंह दोस्तों कोटा के शासक, इन दोनों को उपराज प्रमुख बनाया गया। अब मैंने रियासतें इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि अब पिछले वीडियो से मैंने ये बताया था कि आपको ये याद करना है। तो बहादुर सिंह जी जो बूंदी के थे और लक्ष्मण सिंह जी जो डूंगरपुर के थे, इन्हें कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। सिद्धराज ढड्डा, अब यहाँ ये वाली जो 2 लाइनें हैं दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में देखिए कौन कौन कहाँ से सम्मिलित होता है। सिद्धराज ढड्डा ये जयपुर से सम्मिलित होते हैं, तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जयपुर में बहुत सारे गड्ढे होते थे पहले, ढड्डा, गड्ढा और जयपुर। इसके बाद प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, ये दोस्तों आपको नाम ध्यान में आ रहे होंगे, पिछले चरण में हमने देखा था प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया से मैंने बताया था सुखाड़िया सर्कल, तो ये तीनों कहाँ से थे? उदयपुर से। इस प्रकार फूलचंद बापना, यहाँ बाप शब्द है दोस्तों, ये कीवर्ड है। बाप कहाँ है? बाप जो क्षेत्र है ये जोधपुर में पड़ता है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाप जो जोधपुर का क्षेत्र है वहाँ फूल खिल रहे हैं। तो फूलचंद बापना कहाँ से थे? जोधपुर से। इसी प्रकार दोस्तों नरसिंह कछवाहा, कछवाहा वंश वैसे जयपुर से संबंधित था, इसको हमें विपरीत याद करना है कि जयपुर के कछवाहा मंत्रिमंडल में नहीं आ सकते, तो इसलिए वो कहाँ के आए? जोधपुर के। रघुवर दयाल गोयल आए बीकानेर से, और वेदपाल त्यागी, अगर मैं दोस्तों पूछूंगी आज शिक्षा नगरी किसे कहते हैं हम राजस्थान में, या देश में भी कह सकते हैं, तो कोटा। तो अगर मैं कहूँ कि वेद नगरी किसे कहेंगे, वेद का मतलब हुआ जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, तो वेदपाल त्यागी, वेद जी कहाँ से थे? कोटा से। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल बनता है। और अब यहाँ एक बात आती है दोस्तों विभागों के बंटवारे की, क्योंकि विभाग होते हैं अलग अलग, तो सभी विभागों को बराबर बांटना था ताकि सभी संतुष्ट हो सकें, बड़ी रियासतें, छोटी रियासतें। तो इस प्रकार एक समिति बनाई गई, सत्यनारायण राव समिति। और दोस्तों विभाग का बंटवारा वही आदमी कर सकता है जो सत्य बोलता हो। सत्य बोलने का मतलब विभाग का बंटवारा कौन करेगा? सत्य बोलने वाले सत्यनारायण राव के द्वारा। तो हाई कोर्ट दोस्तों दिया गया जोधपुर को, आपको पता है। राजधानी बनाई गई जयपुर, शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को, वन और सहकारी विभाग दिया गया कोटा को। इस प्रकार विभागों का बंटवारा कर दिया गया। और इस प्रकार जो चतुर्थ चरण है दोस्तों यह पूर्ण होता है। चतुर्थ चरण यदि आप अच्छे से लर्न कर लेंगे दोस्तों, सारे चरण आप एक साथ मत याद कीजिए, अगर आपकी समस्या है तो। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सुझाव है कि आप चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एक साथ याद कीजिए वीडियो वाला, और 1, 2, 3 एक साथ कीजिए, फिर उनको आप ऑटोमेटिकली मर्ज कर लेंगे। जब आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा अच्छे से। तो इस प्रकार अब हम प्रवेश करते हैं दोस्तों 5वें चरण में। अब 5वें चरण को नाम दिया गया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। 5वां चरण अस्तित्व में आया 15 मई 1949 को। दोस्तों यहाँ ये याद करना बहुत सिंपल है। देखिए 5वां चरण, 5वां महीना और 15 तारीख। 5वां चरण, 5वां ही महीना यानी मई और 15 तारीख। और यहाँ विलय होता है मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ जिसका निर्माण प्रथम चरण में हो गया था। तो मत्स्य संघ का निर्माण होने के बाद वो जो 4 रियासतें अलग थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अले, भरत, कार, धोले, तो इस प्रकार से वो जो चारों रियासतें थी वो यहाँ पर आकर के सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं 14 रियासतें यहाँ थी, तो यहाँ पर 14 + 4 तो कितनी रियासतें हो जाएंगी दोस्तों? 18, और लगभग राजस्थान का निर्माण यहाँ हो जाता है।
तो उस समय की परिस्थिति पर एक बार थोड़ा मैं प्रकाश डालूं। भरतपुर और धौलपुर, जैसे कि मैंने कहा ब्रज क्षेत्र से संबंधित थे, तो इन्होंने एक मांग की कि हमें तो ब्रज प्रदेश बना के दे दो आप। और इसी तरह अलवर और ये जो क्षेत्र हैं ये मेव आतंक से प्रभावित हो रहे थे, तो इसलिए सरकार को उन सबको बुलाना पड़ा दिल्ली में दरबार लगाया गया, उनको बुलाया, उनको समझाया गया कि आप सम्मिलित हो जाइए राजस्थान में। तो यहाँ दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो ब्रज क्षेत्र की मांग कर रहे थे कौन कौन से, धौलपुर और भरतपुर, तो ये तो इसके विपक्ष में थे कि ये राजस्थान के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, और अलवर और करौली जो है ये राजस्थान के साथ सम्मिलित होने के पक्ष में थे। इस प्रकार वापस एक समिति की स्थापना करी गई दोस्तों, शंकर राव देव समिति की स्थापना, और इसके सदस्य थे R.K. सिद्धावा और प्रभु दयाल। तो आपको तीनों नाम अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। शंकर राव देव तो समिति थी, R.K. सिद्धावा और प्रभु दयाल, इसको बहुत अच्छे एक ट्रिक है उससे हम याद कर सकते हैं दोस्तों। और ये नाम अभी याद करने हैं हमें। तो देखिए शंकर प्रभु वो क्या है, सिद्ध हैं। तो यहाँ देखिए शंकर से होता है शंकरराव देव और प्रभु से हो गया प्रभुलाल, और वो क्या है शंकर देव, सिद्ध हैं मतलब R.K. सिद्धावा। इस प्रकार जो हीरालाल जी प्रधानमंत्री बन गए थे चतुर्थ चरण में, उनके मंत्रिमंडल में शोभाराम जी कुमावत जो कि शोभा बढ़ा रहे थे मत्स्य संघ की, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें भी उनके कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों जो पंचम चरण है इसकी पूर्ण होता है। और अब हम पढ़ते हैं एकीकरण का छठा चरण। छठा जो चरण है दोस्तों इसे नाम दिया गया राजस्थान संघ, याद रखिएगा राजस्थान संघ, और इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि इस दिन जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, हालांकि अभी तक आया नहीं है। थोड़ा सा इसको यदि ऐसे पूछा जाए कि 26 जनवरी, या ऐसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस को राजस्थान के कौन से चरण की स्थापना या कौन से चरण का गठन हुआ, तो क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, आपको याद भी है 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, या ये ऐसे भी आ सकता है कि जब गणतंत्र लागू हुआ उस समय राजस्थान का कौन सा चरण बन रहा था, उस दिन राजस्थान का कौन सा चरण बन रहा था, तो ये है राजस्थान संघ। इस दिन दोस्तों सिरोही को सम्मिलित किया गया। 18 रियासतें हम पहले जोड़ चुके हैं एक बार, 9 रियासतें दूसरे चरण में, 10 हो गई तीसरे में, और चौथे चरण में हुई 14 रियासतें। पांचवें चरण में मत्स्य संघ को हमने सम्मिलित किया तो 18 रियासतें, और छठे चरण में सिरोही के विलय से कुल रियासतें जो 19 थी वो सम्मिलित हो गई। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आगे मैं भी क्लियर करूँगा, आप खुद समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। तो सिरोही जो है इसका विलय हुआ, और ये जो सिरोही है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको लेकर के राजस्थान और गुजरात में काफ़ी तनातनी भी हुई, क्योंकि यहाँ सिरोही प्रदेश में माउंट आबू जैसा रमणीक स्थल और देलवाड़ा जैसा धार्मिक स्थल था। तो जो गुजरात की जो लॉबी थी, गुजरात के जो नेता थे जिन्हें वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, तो उन्होंने सिरोही का विलय कर लिया था गुजरात में। तो इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। 1947 नवंबर में इसे शामिल किया गया, तो इसका बहुत विरोध हुआ, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि गोकुल भाई बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। याद रखिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम गोकुल भाई बिना राजस्थान नहीं चला सकते। यह किसने कहा? हीरालाल शास्त्री ने। इस प्रकार से इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया गया, और उसका नेतृत्व किया गोकुल भाई भट्ट ने और बलवंत मेहता ने। तो इनके नेतृत्व में विरोध हुए, और इस प्रकार से बाद में सिरोही
को मजबूरन सरकार को राजस्थान में मिलाना पड़ा, लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक मतलब कला दिखाई, ये हम कह सकते हैं कि कलाकारी दिखाई। उन्होंने क्या किया कि जो आबू और देलवाड़ा का प्रदेश है इसको तो रख लिया, इसको छोड़ते हुए बाकी जो सिरोही है वो राजस्थान में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार यदि यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए आबू का विलय राजस्थान में कौन से चरण में हुआ। तो दोस्तों कंफ्यूज न हो, छठे चरण में सिरोही का विलय होता है, लेकिन आबू और देलवाड़ा का विलय नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर आबू या देलवाड़ा का विलय पूछते हैं तो हमें कौन सा चरण करना है दोस्तों, 7वां चरण। तो इस प्रकार से सिरोही का विलय होते ही छठा चरण समाप्त होता है। और एक और विशेष बात कि जो राजस्थान जो शब्द है वो यहाँ पर अस्तित्व में आ जाता है हमारे राज्य का, और छठा चरण यहाँ पूर्ण होता है। इसके पश्चात हम 7वें चरण में प्रवेश करते हैं जो कि अंतिम चरण है। इसमें इसे राजस्थान ही कहा गया। 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण होता है। और इस प्रकार दोस्तों हमारा प्यारा राजस्थान जिसे हम आज देख रहे हैं ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान दिवस राजस्थान की जो स्थापना हुई थी 30 मार्च को, उस दिन मनाते हैं। और स्थापना दिवस यदि पूछा जाए परीक्षा में, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो आप, स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। इस दिन राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसकी सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और इसकी धारा 37 के अनुसार यह कार्य संपादित हुआ। और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन होता है। तो दोस्तों 19 रियासतें पहले ही हो चुकी हैं, तो यहाँ मिलने के लिए केवल शेष बच रहे हैं अजमेर और मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो था वो किस चरण में समाहित किया गया। तो आपको उत्तर लिखना है 7वां चरण। अजमेर में दोस्तों उस समय सरकार बन चुकी थी कांग्रेस की, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में वहाँ मंत्रिमंडल कार्य कर रहा था। तो वो अपना जो ये राज्य है या अपना जो शासन है ये छोड़ने को तत्पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रशासन छोटे छोटे टुकड़ों में यदि राज्यों को बांट के या छोटे छोटे राज्य हों तो ज़्यादा प्रशासन बेहतर होगा, लेकिन सरकार ने यह नहीं माना और अजमेर का विलय राजस्थान में कर दिया। और देलवाड़ा और माउंट आबू, देलवाड़ा और माउंट आबू जो क्षेत्र है यह राजस्थान को दिया गया और इस प्रकार से सिरोही पूर्ण रूप से 7वें चरण में सम्मिलित होता है। एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, सिरोही का पूर्ण विलय कितने चरणों में हुआ। तो दोस्तों कितने चरणों में होता है, आबू देलवाड़ा को छोड़ते हुए छठा चरण और देलवाड़ा आबू को शामिल करते हुए 7वां चरण। तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ, आप याद रखेंगे। इस प्रकार और 2 क्षेत्र हैं, सिरोंज जो क्षेत्र है ये दिया गया मध्य प्रदेश को और सुनेल टप्पा ये मिलाया गया राजस्थान में। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। तत्कालीन जो जनसंख्या थी वह थी 1.5 करोड़ और जो माफ़ कीजिएगा 1.5 करोड़ लोग, और जो आय है वह थी 18 करोड़ रुपए। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये आपको बताया है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। इस प्रकार जो राज प्रमुख बनाया गया था मानसिंह द्वितीय को, उन्हें अब अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि ये पद ही समाप्त हो गया और अब नया पद आ गया राज्यपाल। और राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखिएगा, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल, तो गुरुमुख निहाल सिंह। और एस श्रेणी का राज्य, ये भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। राजस्थान पहले ब श्रेणी का राज्य था, जैसे कि हमने पहले देखा कि 4 श्रेणियां थी।
ए में जो ब्रिटिश प्रांत थे वो आते थे, और ब में जहाँ रियासतें थी, तो इस प्रकार रियासतें समाप्त हो गई और राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना दिया गया। राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण पढ़े, और मुझे आशा है कि ये आपको जो तीनों जो वीडियो हैं एकीकरण से संबंधित, ये आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।